अगर आप भी 12वीं में हो या 12वीं पास कर चुके हो और सोच रहे हो कि आईएएस कैसे बने, तो ये वीडियो आपके लिए गोल्डन है, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि 12वीं के बाद आईएएस का पूरा रास्ता, वो भी सिंपल हिंदी में। वीडियो पूरा देखना। आखिरी में एक बोनस टिप दूंगा जो आपको 90% जो स्टूडेंट होते हैं वह नहीं करते। लोगों को कंप्लीट गाइड बताने वाला। इस एग्ज़ाम को कौन दे सकता है, कब दे सकता है, एग्ज़ाम पैटर्न, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और आप लोगों को बीए में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, वह सभी हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट। सबसे पहले हम लोग अभी बात कर लेते हैं। अभी आप लोग 12th में होंगे या 12th पास होंगे, तो आपके पास अभी देख लो अगर 12 10th में पास हो तो आप लोग जाएंगे बीए में एडमिशन लेना है आप लोग, अगर अभी यूपीएससी करना चाहते हो तो। जैसे बीए 4 साल का हो गया है, ठीक, 4 साल का हो गया तो अभी आप लोगों के पास शेष 4 ईयर आपके पास बचा है। तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी है आप लोगों को। अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं बचेगा इस वीडियो को देखने के बाद कि 12वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। आप बेसिक जानकारी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। अगर आप लोग आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं तो आप लोगों को यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अंदर एक पेपर होता है जिसका नाम है सीएससी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं यूपीएससी में कई पेपर होते हैं, जैसे सीडीएस, एनडीए। तो इनमें से एक सबसे पावरफुल एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है सीएससी। सीएससी का फुल फॉर्म सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है, जिसके द्वारा हम लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआर जैसे ऑफिसर्स बनते हैं। इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ। सबसे पहले यूपीएससी एक भारत का सबसे बड़ा संस्था है जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कराता है। इसमें सभी जो एग्ज़ाम होते हैं सब टॉप लेवल के होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानें यूपीएससी के अंदर एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है सीएससी। सीएससी के अंतर्गत ही हम लोग आईएएस, आईपीएस, आईआर या आईएफ जैसे ऑफिसर या पदों पर जाते हैं। पेपर के हिसाब से जितना रैंक आपका आएगा इसी के हिसाब से आप लोगों का पोस्ट दिया जाएगा। अभी मैं बात करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आप लोगों को कितना रैंक लाएंगे तो आप लोग आईएएस बन जाएंगे। किस कास्ट के लोग, मतलब किस जाति के लोग आप लोग कितना कास्ट लाएंगे, जैसे ओबीसी, जनरल, एससी एसटी वालों को कितना रैंक लाना होता है आईएएस बनने के लिए। तो आगे हम लोग अब बात करते हैं। सबसे पहले कौन दे सकता है यूपीएससी, तो सबसे पहले आप लोगों को यह जानना चाहिए कि कौन दे सकता है यूपीएससी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं यूपीएससी में अलग अलग वर्गों के लिए कुछ छूट मिलती है उम्र के बारे में। जैसे अगर आप लोग जनरल के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को 21 साल से 32 साल का उम्र होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। आप ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं बट आप लोग 21 ईयर अभी नए हुए हैं तो आप लोग इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। अगर 32 साल से आप ऊपर हैं तो भी इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं जनरल वाले स्टूडेंट। अब बात करते हैं ओबीसी वाले। अगर आप लोग कमेंट बताइएगा आप लोग किस कास्ट के हैं, ओबीसी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूई, इसके बारे में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं ओबीसी का जो उम्र है वो भी 21 साल से 35 साल है। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे वहाँ 3 साल का ओबीसी वालों को छूट मिल जाता है, ठीक। यहाँ पर एससी एसटी वालों को 5 साल का छूट मिल जाता है, जैसे कि वहाँ पर 37 साल है। यहाँ पर 32, 35 और 37 साल, ठीक। एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ आप लोगों का। तो सबसे पहले जनरल के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को 21 से 32 साल के बीच आपका उम्र होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो आप लोगों का 21 से 35 साल के बीच का उम्र होना चाहिए। अगर आप लोग एससी एसटी से हैं तो आपसे 21 और 37 साल के बीच में आपका उम्र होना चाहिए। आशा इतना समझ में आ गया होगा। तो एक बार कमेंट बॉक्स में ड्रीम आईएएस जरूर लिखिएगा, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, ठीक। तो वहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था इसलिए यहाँ पर मैं इसको काट दिया हूँ, ठीक। अब बात करते हैं
कितनी बार हम लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि जीवन भर आप ही लोग नहीं ना यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, बाकी भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए। तो अब आता है बात कितनी बार हम लोग यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जो जनरल का स्टूडेंट वह 6 बार इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। इसमें एक बात जो है बहुत गौर से समझने वाली है, जैसे कि अगर कोई भी स्टूडेंट फॉर्म को भर देता है और एग्ज़ाम देने नहीं जाता है तो इसका यह अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा। इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ। जनरल का स्टूडेंट 6 बार एग्ज़ाम को दे सकता है और फॉर्म भरकर नहीं देने जाता है तो इसका काउंट नहीं होता है। तो ओबीसी का स्टूडेंट जो रहेगा वह 9 बार एग्ज़ाम को दे सकता है, मतलब 9 अटैम्प्ट आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं अगर ओबीसी से हैं तो। अगला पॉइंट में हम लोग बात करते हैं एससी एसटी वाले स्टूडेंट अनलिमिटेड एज लिमिट तक दे सकते हैं। मतलब इसका क्या है, आप लोग जैसे कि पिछले में बताया 21 से 37 साल आपका उम्र होना चाहिए एससी एसटी वालों के लिए। तो जब तक आपका उम्र ख़त्म नहीं होता तब तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यह एससी एसटी वालों के लिए बहुत बड़ा ऑफ़र है। ठीक, अब आगे हम लोग बात करते हैं इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगता है, मतलब पढ़ाई लिखाई कितना होना चाहिए। जैसे कि आप लोग अदर एग्ज़ाम की बात करें, जैसे एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, ये सब 10th और 12th लेवल के ऐसे बहुत सारे पोस्ट होते हैं जो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यूपीएससी में आप लोगों को किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से कोई भी डिग्री लेना चाहिए, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तभी मैंने बोला अभी आप लोगों के पास बहुत समय है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी मतलब आईएएस बन सकते हैं। बस आप लोगों को सही गाइडेंस की ज़रूरत है, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दे रहा हूँ। अगर आप भी, अभी मैं आगे बताऊँगा कि आप लोगों को कौन सा कोर्स करना चाहिए। ठीक, तो अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बात के बारे में। जैसे अब हम लोग जानेंगे यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। जैसे कि आप सब लोग जान रहे होंगे यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। ठीक, इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ। यूपीएससी में 3 एग्ज़ाम होता है, पहला प्रीलियम, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। तो अब आप लोग सोचिए एक बार, जैसे कि आप सब लोग मेरा वीडियो देखे होंगे 12वीं के बाद वाला, तो आप लोगों को इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेकिन इस वीडियो में इतना एडवांस लेवल की बातें बताने वाला हूँ जो आप लोगों को और किसी वीडियो में नहीं बताया गया होगा। ठीक, इसमें जो प्रीलियम एग्ज़ाम है इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला GS1 का पेपर, दूसरा CSAT का पेपर। ये दोनों पेपर जो होते हैं क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे पूरे डिटेल के बारे में। तो मेंस में जो एग्ज़ाम होता है इसमें कुल 9 पेपर होते हैं, 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं, 7 मेरिट वाले पेपर होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक, तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके इस वीडियो में कंटेंट को लाया हूँ। ठीक, अब बात करते हैं जो प्रीलियम एग्ज़ाम होता है वह कैसा होता है, मतलब इसमें क्या करना होता है। ये जो प्रीलियम एग्ज़ाम होता है वह ऑब्जेक्टिव टाइप्स होता है, मतलब आप लोगों को ओएमआर शीट में फिल करना होता है। इसमें समय की बात करें तो 2 घंटा आप लोगों को समय मिलता है, 2 घंटा का 200 अंक का होता है वह पेपर। ठीक, जीएस पेपर 1। जैसे इसमें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन होता है, और अंक की बात करें तो 200 अंक होता है इसमें। अब इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का 2 अंक मिलता है, और समय की बात करें तो 2 घंटा आप लोगों का समय मिलता है, जो कि आप लोगों को 100 क्वेश्चन हल करना होता है। इसमें एक बात और ध्यान देंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर एक सवाल गलत करेंगे तो आप लोगों का 3.5 पॉइंट कट जाता है, मार्क्स, ठीक, अंक कट जाता है। तो आप लोग इस प्रीलिम एग्ज़ाम में दूसरा पेपर जो होता है इसका नाम है CSAT पेपर। इसमें 80 क्वेश्चन होता है। जैसे कि ऊपर जीएस वाले में 100 क्वेश्चन था, इसमें 80 क्वेश्चन है।
इसमें अंक सेम रहेगा, 200 अंक इसमें, 200 अंक इसमें, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन का अंक होता है वह 2.5 अंक हो जाता है, 2.5 अंक हो जाता है। इसमें जो जीएस का पेपर 1 है इसमें 2 अंक होता है। इसमें समय की बात करें तो समय सब सही रहेगा, बस इसमें आप लोगों को क्वेश्चन 80 हो जाता है और अंक 2.5 अंक हो जाता है। इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ। प्रीलिम एग्ज़ाम ओमर वाला होता है, मतलब आप लोगों को ट्रिक लगा कर आना होता है, एक क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से आप लोगों को एक करना होता है। अगर आप मेरा सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखें तो ये जाकर देख लीजिएगा, इसमें मैं बहुत विस्तार से बताया हूँ। ठीक, प्रीलिम एग्ज़ाम में 2 पेपर GS1 और CSET, 80 क्वेश्चन CSET में, 100 क्वेश्चन प्रीलिम एग्ज़ाम में और 200 अंक इसमें होता है, 200 अंक इसमें भी CSET में भी। इसमें अंक की बात करें तो 2 अंक GS पेपर 1 में होता है और 2.5 अंक CSET में होता है। और समय की बात करें तो इसमें 2 घंटा इसमें और CSET में भी 2 घंटा आप लोगों को मिलता है। अब हम लोग इसके बारे में बात कर चुके, अब बात करते हैं मेंस के एग्ज़ाम के बारे में। तो मैं आप लोगों को भी लास्ट में बताऊंगा कि आप लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए UPSC करना चाहते हैं तो अब आता है मेंस का एग्ज़ाम। जैसे कि ये आप लोग जानते होंगे, मेंस का एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब इसमें लिखना होता है आप लोगों को। जो 9 पेपर इसमें होता है ना, इसमें सभी में आप लोगों को लिखना होता है, कम नहीं लेकिन 6 घंटे एक दिन में आप लोगों को लिखना होता है। जैसे कि फर्स्ट सेकंड पाली में आप लोगों को लिखना होता है। तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को जो 2 पेपर लैंग्वेज का पेपर होता है, 2 लैंग्वेज पेपर। एक होता है इंग्लिश का, चाहे आप किसी भी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम, तमिल मीडियम, इंग्लिश मीडियम, लेकिन आप लोगों को एक पेपर देना होगा जिसका नाम है इंग्लिश का पेपर, कंपलसरी इंग्लिश। इसमें बात करें तो 300 अंक का होता है, 300 अंक का होता है। इसमें समय की बात करें तो 3 घंटा होता है। एक बात आप लोग ध्यान देंगे, जो भी मेंस का एग्ज़ाम है वह सभी 3 घंटे का होता है। और इसमें अंक की बात करें तो अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो एक होता है इंडियन लैंग्वेज, जो भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का एक विस्तार से बताया गया, इसमें से किसी एक भाषा को आप सब ले सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे हिंदी लेते हैं क्योंकि इनका मदर टंग हिंदी है, इसलिए आप लोग इस भाषा को लेने में सक्षम रहते हैं क्योंकि इसका उपयोग हम लोग अपने डेली लाइफ में ज़्यादा करते हैं। तो आप लोग इसमें बात करेंगे तो ये भी सिर्फ इसमें पास करना होता है आप लोगों को, यह पेपर में पास करना होता है। इसमें जैसे कि CSET में 33% लाना था ना, लेकिन इसमें 25% लाना होता है मार्क्स। इसके बाद आप लोग इसको क्वालिफाई कर लेंगे। इसमें अंक की 300 अंक 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे इसमें आप लोगों को समय दिया जाता है। आशा है आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस चैनल को साथ में सब्सक्राइब पर जरूर कर दीजिएगा। और हम लोग बात करते हैं अब सिलेक्शन पेपर के बारे में। इस एक हिस्से का पेपर होता है जो इसे निबंध कहते हैं। निबंध इसमें आप लोगों को 2-4 टॉपिक दे देगा, इसमें से आप लोगों को किसी एक पर निबंध लिखना होता है। इसमें अंक की बात करें तो 250 अंक होता है एक पेपर के लिए। इसमें समय की बात करें तो मैंने आपको बता दिया 3 घंटा इसमें मिलता है आप लोगों को क्वेश्चन या सवाल को करने के लिए। तो जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है वह ये 2 पेपर है, GS का पेपर, GS1, GS2, GS3, GS4। इसके बारे में आप लोगों को भी बताऊंगा कि GS1 में कौन सा पेपर पढ़ना होता है और GS2 में कौन सा, GS3 में, GS4 में। इसी के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसी कौन सी मिस्टेक करते हैं आप लोग और आप लोगों को BA में कौन कौन सा जो सब्जेक्ट लेना चाहिए। मैं ये 12वीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इतना बात आप लोगों को क्लियर है। जो 12वीं वाला स्टूडेंट दे सकता है 10 से 11, वो सभी स्टूडेंट देख सकते हैं। इसके बाद में ऑप्शनल का सब्जेक्ट होता है, 2 पेपर होता है, एक सब्जेक्ट रहेगा, इसका 2 पेपर होगा। इसमें अंक की बात करें तो एक पेपर का 250 अंक और दोनों पेपर का 500 अंक होता है। ठीक, इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया। ये जो मेंस एग्ज़ाम होता है इसमें लिखना होता है। ठीक, इसके बाद में जो 2 पेपर इसमें होते हैं, 1 सेकेंड, हाँ अब बात करते हैं। ठीक, इसमें मेंस का एग्ज़ाम होता है, इसमें लिखना होता है। इसमें 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं जिसमें अंक होता है 300 अंक और 3 आवर्स समय मिलता है। एक होता है इंडियन लैंग्वेज पेपर, वो भी 300 अंक का होता है, 3 घंटा इसमें भी आप लोगों को मिलता है।
सिलेक्शन पेपर की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट यही पेपर होते हैं। इससे का एक पेपर 250 अंक का 3 घंटा आप लोगों को एक पेपर करने के लिए मिलता है। जीएस में 4 पेपर होते हैं जो कि 250 अंक के होते हैं और ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं जो कि यह एक सब्जेक्ट से होते हैं। ऑप्शनल आप लोग बहुत अच्छे तरीके से चूज करिएगा। मैंने ऑप्शनल के ऊपर एक वीडियो बनाया, इसको जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि सबसे बेस्ट ऑप्शनल कौन सा है और हमें कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं कि मेरिट वाले पेपर में टोटल 1750 अंक होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कौन से पेपर में कौन कौन से जो सब्जेक्ट है पूछा जाता है। तो सबसे पहले एसए में आप लोगों को 250 अंक का पेपर करने को दिया जाता है। तो इसमें से सबसे पहले जीएस पेपर 1, इसमें इंडियन हेरिटेज भारतीय विरासत के बारे में आप लोगों को पढ़ना होता है और इतिहास, यह इतिहास का ही भाग है। इतिहास, जियोग्राफी, सोसाइटी। ठीक, आप लोग यहाँ पर दो सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी। ठीक, जीएस 2 में कौन कौन सा, एक पॉलिटी पढ़ना होता है, गवर्नेंस, पॉलिटी के से ही कवर हो जाता है। इंटर रिलेशन मतलब भारत का बाहरी संबंध कैसे हैं। यहाँ पर एक सब्जेक्ट और देख लीजिए, 1 मिनट, अभी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। यहाँ पर एक हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। ठीक, अब बात करते हैं जीएस 3 में इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी भारत की आंतरिक सुरक्षा। इसमें से एक सब्जेक्ट आप लोगों को, और यहाँ पर इकोनॉमिक, 1 सेकेंड, इकोनॉमिक मैं आप लोगों को भी थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, बस कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को लेना है मैं बता दूंगा। इसके बाद एथिक्स में आ जाओ। एथिक्स का एक और ऑप्शनल का एक पेपर होता है, जिसमें एक पेपर आप लोगों को चुनना होता है जिसमें से 2 सब्जेक्ट 2 बार पूछा जाता है। इसका पेपर 2 बार होता है, एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है। ठीक, इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ। जीएस 1 में हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोसाइटी पढ़ना होता है। 3 में पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनल रिलेशन, ये सब पॉलिटी से कवर हो जाता है। जीएस 3 में बात करें, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, ये जियोग्राफी का एक पार्ट है। साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी भारत की आंतरिक सुरक्षा। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है यूपीएससी बुक लिस्ट के ऊपर, एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसमें मैं इतना डिटेल में बताया हूँ कि आप लोग घर से ही रहकर यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं अगर आप लोग यह बुक ले लेंगे तो। जीएस 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ऑप्शनल में कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं आप। ऑप्शनल के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, तो आप लोग जाकर इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शनल कौन सा है। ठीक, अब हम लोग आगे बात करते हैं आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए बीए में। बीए में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बीए में 3 मेजर सब्जेक्ट होता है, 1 माइनर सब्जेक्ट होता है। अगर आप लोग यहाँ से पूछेंगे तो जैसा कि आप लोग हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, ठीक, इतना बात समझ में आ गया। इसमें से आप लोग कोई भी 3 सब्जेक्ट मेजर में ले सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। माइनर में आप लोग हिंदी ले लीजिएगा, चाहे आप मेजर में भी हिंदी ले सकते हैं। ठीक, ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों को यूपीएससी के पेपर में रिलेट करते हुए हों, तभी आप लोग इस पेपर को लीजिएगा, मतलब इस सब्जेक्ट को लीजिएगा। आप लोग तैयारी कर रहे हैं बीए की, तो आप लोगों को यही सब्जेक्ट आप लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो यूपीएससी करना है तो सब ह्यूमैनिटी वाला सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ठीक, अब अगर आप लोग बीए कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यूपीएससी बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं कहाँ से स्टार्ट करनी होती है। ठीक, कहाँ से स्टार्ट करनी होती है हम लोगों को यूपीएससी की तैयारी। स्टार्ट कहाँ से करें, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी बुक पढ़ना होता है, जैसे जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, सोशोलॉजी। देखो वहाँ पर एक सब्जेक्ट और बढ़ गया, देखो 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट में से किसी को आप ले सकते हैं। इसमें और अच्छे से समझा दिया हूँ। देखो, चाहे आप जियोग्राफी ले लो,
चाहे पॉलिटिकल साइंस ले लो, चाहे हिस्ट्री, चाहे इकोनॉमिक, चाहे सोशोलॉजी। ये ऐसे सारे सब्जेक्ट हैं जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में आप लोगों को सीधा अटैक करेंगे, मतलब आप लोगों का हेल्प करेंगे। इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करते हैं कोचिंग की ज़रूरत है कि नहीं। कोचिंग की ज़रूरत है कि नहीं, तो जैसे कि आप सब लोग को मैं बता दूं, शुरुआत में आप लोगों को कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। पहले आप अपने माइंडसेट बनाएं कि हम लोगों को यूपीएससी की तैयारी कैसे करना है, इसमें वह कैसे किया जाता है, इसमें कौन कौन सा पेपर होता है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, वह सब आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा। तो ठीक है, इसके बाद में इतना कंप्लीट कर चुके तो आप लोगों को सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना है। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को, अगर आप सक्षम हैं जो कोचिंग लेने के लिए तो आप ले सकते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गांव से हैं, वह सेल्फ स्टडी से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो 100% 100% आप लोगों का मैं हेल्प करूंगा। अभी मैं जल्दी से आप लोगों के लिए स्टार्ट कराऊंगा एनसीईआरटी पढ़ना। तो बस आप लोगों का थोड़ा हेल्प चाहिए और मेरा हेल्प आप लोगों को पूरे अच्छे से मिलेगा। ठीक, इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं ऐसे मिस्टेक के बारे में जो हर एक स्टूडेंट करता है, तब इसको सिलेक्शन नहीं होता। कहता है मैं बहुत दिन से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन वह वैसा मिस्टेक करता है जो इसको पता ही नहीं होता है। तो कॉमन मिस्टेक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, जो रोज़ पढ़ाई में गैप करते हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट एक दिन पढ़ता है, मान के चलिए यह एक स्टूडेंट है, ठीक, उसका 30 दिन का टारगेट इतना बड़ा है, वह पहले दिन तो खूब पढ़ा, ठीक, इसके बाद यहाँ पर नहीं पढ़ा, फिर खूब पढ़ा, देन इसके बाद 2 दिन गैप कर दिया, नहीं पढ़ा, तो इसका सिलेक्शन होने का चांस बहुत कम हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग कम पढ़िए लेकिन रोज़ पढ़िए। ठीक, बहुत सारे सोर्स से पढ़ना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बहुत सारे सोर्स को आपको नहीं अपनाना है, लेकिन एक सोर्स को बहुत बार अपनाना है। जैसे एक बुक लेंगे आप लोग इतिहास के लिए, तो सिर्फ एक ही बुक से पढ़ाई करिए, ना कि इतिहास के लिए एक बुक ये भी ले लें, 2 बुक ले लें, 3 बुक ले लें, तो आप लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं और क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। ठीक, सेल्फ डाउट करना, अपने ऊपर डाउट मत करो कि मैं यह नहीं कर सकता। आपको अपने ऊपर मोटिवेशन पैदा करो कि मैं यह कर सकता हूँ और मैं यह कर सकता हूँ, मेरा सिचुएशन कैसा भी हो, मैं यूपीएससी कर सकता हूँ एंड आईएएस ऑफिसर बन सकता हूँ। तो ऐसा सोच आप लोगों को रखना चाहिए। सिर्फ सोचते रहना, एक्शन नहीं लेना, ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक है। आप लोग सोच रहे हैं मुझे यूपीएससी करना है, आईएएस बनना है, तो आप लोग एक्शन नहीं लेंगे तो सोचने से थोड़ी कुछ होता है। अगर आप सोच रहे हैं तो इसी से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा, यूपीएससी के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है यूपीएससी का एग्ज़ाम एक एसएससी के जैसा नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक, ये भी बहुत आसान पेपर होता है, बट इसमें थोड़ा एडवांस लेवल की बुक पढ़ा जाता है और इसमें रट्टू तोता नहीं बना जाता है। इसमें आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आशा है आप लोगों को इतना वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखें या नहीं, यह कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, साथ में यह भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। ड्रीम आईएएस ऑफिसरों, तो स्वागत है एंड वेलकम। के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, आईएएस बनने की पूरी जानकारी बिल्कुल हिंदी में। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 12वीं पास हुए हैं या आप 12वीं में अभी हैं और सोच रहे हैं कि आईएएस आईपीएस कैसे बने, तो आप बहुत ज़रूरी वक्त पर हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी की तैयारी कैसे करें बिल्कुल जीरो से। किताबें कौन कौन सी पढ़ें और ग्रेजुएशन के साथ क्या करें, सबसे ज़रूरी माइंडसेट कैसे रखें, वह सभी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोगों को यूपीएससी को समझना पड़ेगा, मतलब यूपीएससी क्या है। जैसे सबसे पहले समझो यूपीएससी क्या है। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं, ये भारत के सबसे बड़े अफसर बनने की सीढ़ी है। अगर आप भी आईएएस आईपीएस या आईएफएस जैसे पद पर जाना चाहते हैं तो ये सब यूपीएससी के द्वारा ही होता है।
आप लोग कमेंट में बताइएगा यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। हम लोग जानते हैं यूपीएससी में 3 एग्ज़ाम होता है। पहला है प्री, दूसरा है मेंस, तीसरा है इंटरव्यू। जैसे कि आप लोग जानते हैं प्री में 2 एग्ज़ाम होता है, जैसे प्रीलियम, मेंस और इंटरव्यू। अगर आप प्रीलियम को पास करेंगे तो मेंस में जाएंगे, अगर आप मेंस के पास करेंगे तो अब इंटरव्यू में आएंगे। तो अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि 12वीं के बाद क्या करें अगर हमको आईएएस या आईपीएस बनना है। तो अब आते हैं उस सवाल पर, 12वीं के बाद आप क्या करेंगे। जैसे पहला है ग्रेजुएशन शुरू करें। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है इसमें ग्रेजुएशन मांगता है। अगर कोई एग्ज़ाम देंगे तो आप 10th 12th पास रहेंगे तो भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, लेकिन यूपीएससी में आप लोगों को ग्रेजुएशन करना होगा। और इसमें उम्र की बात करें तो 21 साल होता है, और अदर एग्ज़ाम की बात करें तो 18 साल से स्टार्ट होता है, जैसे एसएससी, आरआरबी जैसे बहुत सारे हैं। तो ग्रेजुएशन शुरू करें, अपनी पसंद का सब्जेक्ट चुनें, जो आपको पसंद हो वह सब्जेक्ट को चुनें। अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा आपको जियो ले लें, पॉलिटी ले लें, हिस्ट्री ले लें, चाहे आप सोशोलॉजी भी ले सकते हैं। दूसरा, साथ साथ यूपीएससी की बेसिक तैयारी भी शुरू करें। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि यूपीएससी का बेसिक तैयारी कैसे करते हैं। तीसरा है हर दिन 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ने की आदत डालें यूपीएससी के बुक को। आप कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कौन वीडियो देख रहे हैं, 12 पास या 10th पास या ग्रेजुएशन वाले। आप लोगों को हरदम बताता हूँ कि आप लोग जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मैं आपके लिए इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा, बस आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए बस। अब आपके दिमाग में दूसरा सवाल आ रहा होगा, कहाँ से शुरू करें, यूपीएससी की तैयारी कहाँ से शुरू करें। तो शुरुआत करनी है मजबूत, तो सबसे पहले 4 चीज़ों पर ध्यान देना है आप लोगों को। अगर आपको शुरुआत बहुत मजबूत करना है तो आप लोगों को 4 बातों पर ध्यान देना होगा। कौन कौन सी बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहला है एनसीईआरटी बुक पढ़ना शुरू करें। अगर आप हमसे पूछेंगे एनसीईआरटी बुक कौन कौन सी पढ़नी होती है, तो सबसे पहले 6 to 12 हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक ऐसे कोर्स सब्जेक्ट हैं जो बहुत ही मैटर करते हैं। आप लोगों को करंट अफेयर जब भी आप पढ़ेंगे तो भी ये सब सब्जेक्ट काम आएंगे। दूसरा, डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी का सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको पता चल सके एग्ज़ाम में क्या मांगता है। अगर आप लोग PYQ सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को यह पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है। हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। इस पर मैं आप लोगों को MCQ बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाता हूँ हर एक एग्ज़ाम के लिए। मैं साथ में यह भी बताता हूँ कि आप लोगों को यह एग्ज़ाम मतलब यह क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में किस स्थान में पूछा गया था। तो लास्ट है 4th, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, लिखने की अभ्यास करें। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं जो पहला पेपर प्री होता है इसमें ओमार सीट वाला होता है जिसमें 2 पेपर होता है। अगर आप जाएंगे मेंस में तो आप लोगों को 9 पेपर देना होता है जो लिखित होता है। आप लोगों को लिखना बहुत पड़ेगा, इसलिए आप लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब अगला सवाल आ रहा होगा आपके दिमाग में, कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आज के समय में कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोग घर से ही पढ़कर IAS और IAS IPS बनते हैं। तो शुरुआत में कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पर फ्री में बहुत अच्छे लेक्चर मिल जाते हैं। आप भी 12वीं पास कर चुके हैं और आपके दिल में है एक सपना, देश की सेवा करना, IAS ऑफिसर बनना, समाज में कुछ बड़ा बदलाव लाने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि हम बात करेंगे यूपीएससी की तैयारी 12वीं के बाद कैसे करें, वो भी एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और बेसिक से लेकर एडवांस तक की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था
जो 12वीं के बाद था, लेकिन एक भाई ने कमेंट किया और बोला एक वीडियो और बनाएं। मंजू सकया, इन्होंने कल मुझे कमेंट किया था कि सर एक वीडियो और बनाएं, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख लिए तो आपको दूसरी वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं बेसिक से एडवांस तक का सही बातें बता चुका हूँ। ठीक, मनोज सकया भाई आपके लिए वीडियो। तो सबसे पहले समझिए कि यूपीएससी क्या होता है। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। यह भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा कहलाती है और सबसे कठिन भी। इसमें एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है सीएससी। सीएससी का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसी के जरिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआर जैसे अफसर बनते हैं। इतना बात आपको क्लियर हुआ। मनोज सकया भाई आपने कमेंट किया था, इसलिए मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ और इसमें बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा, एग्ज़ाम पैटर्न ही बताऊँगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, क्या था, सबसे पहले यूपीएससी को समझना होगा। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। यह भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा कहलाती है और दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा भी कहलाती है। इसके और आईएएस, आईएफएस किसके द्वारा बनते हैं, तो यूपीएससी में एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है सीएससी। इसी के द्वारा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आरआईएस से अफसर बनते हैं। तो हम लोग आगे बात करते हैं कौन दे सकता है यूपीएससी, कौन दे सकता है यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम। तो अलग अलग वर्गों के लिए कुछ छूट मिलती है। जैसे कि अगर आप जनरल हैं तो आपकी उम्र 21 से 32 साल होनी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में फॉर्म भर सकते हैं। और ओबीसी के हैं तो 21 से 35 साल, इसमें आपको 3 साल का छूट मिलता है। अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 21 से 37 साल, जो कि आपको इसमें 5 साल का छूट मिल जाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कौन सा व्यक्ति, मतलब कौन सा कास्ट का लोग कितनी बार एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक, हाँ, ये है अगला पॉइंट। इसमें हम लोग बात करेंगे कितनी बार यूपीएससी सीएससी दे सकते हैं। अगर आप जनरल हैं तो आपको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम देने के लिए। एक बात और, अगर आप फॉर्म भर देते हैं और एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं तो आपका यह काउंट नहीं होगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओबीसी का, अगर ओबीसी से हैं तो आपको 9 अटेम्प्ट मिलते हैं, मतलब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम 9 बार दे सकते हैं। और यहाँ पर एससी एसटी होना चाहिए था। आप अनलिमिटेड, मतलब जब तक आपकी उम्र ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, अगर आप एससी या एसटी से हैं तो। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, चाहे आप बीए हैं, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कोई भी कर चुके हैं, मतलब ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं अगर आप हमारे साथ रहें तो। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। आपको मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो बहुत बेसिक से एडवांस तक बनाया गया है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें। आगे, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस एग्ज़ाम में 3 तरह के एग्ज़ाम होते हैं। ये 3 चरणों में इस एग्ज़ाम को बांटा गया है। पहला है प्री, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्री की। प्रीलिम एग्ज़ाम वह ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, मतलब इसमें एक क्वेश्चन दिया रहता है, इसमें 4 ऑप्शन दिएंगे, इसमें से जो सही होगा इसको ट्रिक करना होता है। ठीक, तो प्रीलिम एग्ज़ाम पहला, इसमें 2 एग्ज़ाम, मतलब इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला जीएस, जिसे सामान्य अध्ययन पेपर 1 कहते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन 200 अंक के, और इसका समय पर की बात करें तो इसमें 2 घंटे का समय मिलता है। सी सेट की बात करें तो सी सेट में 80 क्वेश्चन होते हैं और इसमें भी 200 अंक होते हैं, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन का आपको
2.5 मतलब 2.5 अंक मिलता है। इसमें 2 अंक मिलता है एक क्वेश्चन का। आप लोग ध्यान देंगे इसमें नेगेटिव होगा, नेगेटिव मार्किंग। अगर आप एक सही करेंगे और एक गलत तो आपका अंक काट लिया जाएगा। और एससी सेट जो होता है इसमें मात्र 33% अंक लाना होता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इतना बात क्लियर हुआ। अब हम लोग मेंस की बात करेंगे। मेंस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मतलब यह लिखित पेपर होता है। ठीक, इसमें कुल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 लैंग्वेज पेपर होता है। लैंग्वेज मतलब भाषा। एक इंग्लिश का पेपर होता है जो कंपलसरी है सभी के लिए, चाहे आप कोई भी स्टूडेंट हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी मीडियम से आप इस परीक्षा को दे रहे हैं, आपको एक इंग्लिश का पेपर देना ही पड़ेगा। इसमें अंक की बात करें तो 300 अंक 3 घंटा होता है आपको एक पेपर को देने के लिए। इसमें बात करेंगे दूसरा पेपर इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज मतलब जो भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में जो भाषा दी गई है, इसमें आपको किसी भाषा को लेकर एक पेपर देना होता है। तो मैं बात करूं 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। इसमें से कोई भी भाषा में आप इस पेपर को दे सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे हिंदी को ही लेते हैं क्योंकि हिंदी हमारे ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, हिंदी को लेते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन पेपर मतलब मेरिट वाला पेपर। मैं एक बात और बता दूं आपको, जो ए प्री का मार्क्स है और ये जो 2 लैंग्वेज पेपर का मार्क्स है, इसका आपका अंक मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। ये सिर्फ आपके लिए क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब आपको सिर्फ इसको पास करना है। अब सिलेक्शन मतलब मेरिट वाला पेपर की बात करेंगे हम लोग, मेरिट पेपर। तो सबसे पहले इसमें से एक पेपर होता है जिसका नाम है एस्से, निबंध का। 250 अंक का होता है। इसमें निबंध लिखना होता है आप लोगों को। यह 3 घंटा आपको मिलता है। अब अगला है जीएस के 4 पेपर होते हैं, GS 1, GS 2, GS 3, GS 4। ये जो पूरे पेपर हैं, एक पेपर 250 अंक का होता है। यहाँ पर लिख दिया गया है 250 गुणे 4 मतलब 250 अंक का 4 पेपर होता है, जो कि होता है 1000 अंक। इसका एक पेपर को 3 घंटा लगता है देने के लिए। आप लोग ध्यान देंगे, एक दिन में अगर जब पेपर देने जाएंगे, एक दिन में 2 पेपर होता है, फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली में। ठीक, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। मेंस में 9 पेपर होते हैं, 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का, एक मतलब संविधान में जो भी भाषा है, हिंदी, ज़्यादातर हिंदी वाला करते हैं, हिंदी। और सिलेक्शन पेपर में पहला होता है एस्से का 250 अंक का, जीएस का 4 पेपर जो 250 अंक का होता है, वो हो गया 1000 अंक। इसमें आवर्स मतलब समय की बात करें तो 3 घंटा लगता है। 3 घंटा देते हैं आपको हर एक पेपर को करने के लिए। अब बात करते हैं मेन इम्पोर्टेंट। ऑप्शनल का 2 पेपर होता है। ऑप्शनल में आप किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जियोग्राफी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, इतिहास ले सकते हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसमें आपकी रुचि होती है। यह होता है 2 पेपर 250 अंक का। इसमें समय की बात करें तो 3 घंटा इसमें भी दिया जाता है आप लोगों को, एक पेपर करने के लिए 3 घंटा। अब हम पूरी मार्क्स की बात करें मतलब अंक की बात करें तो 250 हो गया। यहाँ पर 20-25 अंक मतलब 2025 अंक हो गया। यहाँ पर आप कहेंगे ये 275 क्यों लिखे हैं, तो यहाँ पर इंटरव्यू का मार्क्स है। 275 अंक इंटरव्यू मिलता है। इंटरव्यू जो लास्ट पेपर होता है पर्सनालिटी टेस्ट, इसमें आपका टेस्ट किया जाता है क्या आप लोगों से कैसी बात करते हैं। ठीक, आपका बात करने का तरीका क्या है, आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट की जाती है कि आप अधिकारी बनने के लिए इस योग्य हैं कि नहीं है। इसमें बात करें तो समय की 45 से 1 घंटा तक इस पर्सनालिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू होता है, जो 275 अंक का होता है। पूरी मार्क्स की बात करें हम लोग तो 2025 अंक पूरे मिलते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आया। फिर मैं कह रहा हूँ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब यहाँ से बात आती है 12वीं के बाद तैयारी कैसे करें। अब सवाल आता है 12वीं के बाद क्या करें। आपके पास 2 डायरेक्शन है। पहला ऑप्शन, आप डायरेक्ट तैयारी करें मतलब सीधे तैयारी करें ग्रेजुएशन के साथ।
या दूसरा ऑप्शन है आप पहले ग्रेजुएशन करें और फिर फुल टाइम तैयारी करें। तो आप लोगों को ये फुल टाइम तैयारी नहीं करनी है। सबसे बेस्ट है 12वीं के साथ फाउंडेशन मजबूत करना, आपका फाउंडेशन मजबूत करना। तो मैं आपको बताऊंगा आपका फाउंडेशन मजबूत कैसे होगा। जैसा कि आप एक घर बनेगा तो सबसे पहले इसका नींव बहुत मजबूत रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार आपको पहले बेसिक्स पता होने चाहिए, तभी आप लोग एडवांस लेवल की बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक, आशा है आप लोग इतना समझ में आ गया हो। स्टेप 1 मैं आपको ऐसा बताने वाला हूँ अभी बाद में जिससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप ये गलती करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टेप 1 खुद को 3 साल का टाइम दें फाउंडेशन मजबूत करने के लिए। ठीक, फर्स्ट ईयर में बेसिक्स कैसे क्लियर होगा, आप NCERT पढ़ेंगे तब आप लोगों का बेसिक कंप्लीट होगा। सेकेंड ईयर स्टैंडर्ड बुक मतलब एडवांस लेवल की बुक पढ़ें और साथ में करंट अफेयर भी पढ़ें। ठीक, थर्ड ईयर में आंसर राइटिंग करें, टेस्ट सीरीज लगाएं और जितना भी पढ़ें सभी का रिवीजन करें। इतना बात क्लियर हुआ। पहले साल में आप लोगों को NCERT बुक पढ़नी है, दूसरे साल में आपको एडवांस लेवल की बुक पढ़नी है, तीसरे में आपको आंसर राइटिंग या टेस्ट सीरीज देना है। मतलब अपने आप को आलाकना है कि आप कितने तैयार हुए हैं कि अभी नहीं तैयार हुए हैं। ठीक, अब है मेन इम्पोर्टेंट स्टेप 2 ग्रेजुएशन सोच समझ कर चुनो। अगर आप अभी 12वीं में हैं तो आप लोग ग्रेजुएशन में करेंगे तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना ग्रेजुएशन सही विषय से चूज करें। ऐसा सब्जेक्ट चुनो जो आपको पसंद हो, जिसमें आप BA BSc BCom के साथ UPSC का ऑप्शनल भी तैयार कर सकते हैं। आप UPSC का ऑप्शनल तैयार कर सकते हैं। इस सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है क्योंकि इसको हम अपने आप लेते हैं। हमारा जिसमें रुचि होता है हम इसको लेते हैं, ना किसी का दबाव नहीं होता है कि यार यही लेना है, आप लोगों को यही लेना है। अगला तैयारी कहाँ से करें, सेल्फ स्टडी विजस कोचिंग मतलब खुद से पढ़ें कि एक कोचिंग ज्वाइन करें। तो मैं आप लोगों को बहुत क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। अगर गाइडेंस मिल रहा है तो सेल्फ स्टडी से भी सफल हो सकते हैं। अगर आपको सही डायरेक्शन बता रहा है कोई, फॉर एग्जांपल मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ किसी की तैयारी कैसे करें। अगर आपको ऐसा कोई मिलता है जो आपको बताए कि इसके बाद यह काम करना है तो आप लोगों को सेल्फ स्टडी के साथ ही करना है। अगर आपका बजट बहुत कम है। अगला कोचिंग चाहिए तो सोच समझ कर और टाइम और बजट दे कर लें। अगर आप बहुत गरीब स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को बहुत रिसोर्सेस मिल जाते हैं जो फ्री में तैयारी कराते हैं। यूट्यूब टेलीग्राम ऐप से भी बहुत ही अच्छा मटेरियल मिल जाता है। ठीक, आप लोग कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपके पास भाई पैसा है तो आप कर ही लेंगे। जो कोई गरीब बच्चा है तो वो सिर्फ सेल्फ स्टडी से बनता है। अभी आप लोग देख रहे हैं इंटरव्यू बहुत आ रहा है यूट्यूब पर, तो गरीब भी मतलब खुद से पढ़कर भी लोग IAS बने हैं। बहुत ऐसा एग्जाम्पल है जो IAS बने हैं घर पर ही पढ़कर। तो मैं भी आपको चाहता हूँ कि आप भी बने। स्टेप 3 स्टार्टिंग में क्या पढ़ें, बुक रिसोर्सेस। तो पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको। सबसे पहले आपको NCERT पढ़नी है, 6 से 12 तक की NCERT पढ़नी है पूरी। जैसे मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री का जियोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक साइंस, ये सभी आप लोगों को 6 से 12 तक का पढ़ना है। स्टैंडर्ड बुक की बात करें मतलब एडवांस लेवल की बुक की बात करें तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब हम लोग बात करेंगे गलतियाँ जो नए स्टूडेंट करते हैं, गलतफहमियाँ जो नए स्टूडेंट को होती हैं और उनका सच। ये मिथ है सिर्फ टॉपर ही पास होते हैं। इस एग्ज़ाम में टॉपर या गरीब स्टूडेंट का कोई मायने नहीं रखता, बस आपके पास नॉलेज होना चाहिए अच्छे तरीके से। रियलिटी यही है कि कोई भी मेहनत करके इस एग्ज़ाम को फोड़ सकता है। दूसरा मिथ, बहुत ज़्यादा किताब पढ़नी होगी। नहीं, ये रियलिटी है कि सीमित किताबें बार बार रिवीजन की जाएं। ठीक, एक किताब को बार बार पढ़ें, ना कि 10 किताब को एक बार। समझ में आया? ये मिथ है कि अंग्रेजी ज़रूरी है, लेकिन इसका नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मिथ, अंग्रेजी ज़रूरी नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम को मतलब आप इस एग्ज़ाम में किसी भाषा से इस एग्ज़ाम में फोड़ सकते हैं, मतलब सिलेक्शन पा सकते हैं।
एक गलतियाँ जो नए स्टूडेंट करते हैं, एक और आ गया इसमें बहुत ज़रूरी बातें आपको जाननी चाहिए। हर चीज़ एक साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं। नो, पहले बेसिक फिर एडवांस। पहले आप लोग को NCERT पढ़नी है, इसके बाद एडवांस बुक को हाथ लगाना है, ठीक। दूसरा गलती, हर टॉपर की स्टडी कॉपी करके किसी की स्ट्रेटजी कॉपी मत करो, अपनी खुद स्ट्रेटजी बनाओ, मतलब अपना स्ट्रेंथ खुद बनाओ, तभी आप लोग सलेक्शन पा सकते हैं। कोचिंग के पीछे भागते हैं, कोचिंग से ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ डायरेक्शन, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप खुद को अपने आप को खुद में कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके लिए कोचिंग नहीं चाहिए। सिर्फ आप लोगों को यूट्यूब से पढ़कर भी आप सिलेक्शन को पा सकते हैं। IAS की तैयारी करने में सबसे बड़ा रोल है सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को मजबूत करना। आगे है स्टेप 4, इसमें हम लोग बात करेंगे टाइम टेबल बनाओ। 1 मिनट। टाइम टेबल बनाओ, रोज़ कंसिस्टेंसी मतलब रोज़ पढ़ो। सुबह 2 घंटे NCERT पढ़ लो, दिन में 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ लो, शाम को 2 घंटे या 1 घंटे या 2 घंटे ऑप्शनल का तैयारी कर लो। छोटे टारगेट बनाओ, हर हफ्ते में एक चैप्टर या प्लस एक टॉपिक को रिवीजन जरूर करें। 12वीं के बाद तैयारी अगर आप सही तरीके से की जाए तो UPSC की तैयारी एक मिशन बन जाती है, और ये मिशन आपको बनाता है एक सच्चा अफसर। इसलिए आज से शुरू करें और एक बार में सिलेक्शन करें पूरी गारंटी के साथ। जो मैं बताऊं, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्दी होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही स्ट्रेटजी वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल क्लियर ड्रीम एग्जाम UPSC IAS को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आप लोग इस वीडियो पर कमेंट करेंगे मतलब कि कौन सा वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक। तो मंजू सकिया भाई आपके लिए वीडियो है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखें तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में बताई गई बात आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर करें। कोई भी वीडियो मैं बनाने के लिए तैयार हूँ, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जय हिंद।